Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Modern Indian History series, and we are here for lecture number 53, in which we will study Indian National Army and something about Subhash Chandra Bose. India is calling, blood is calling to blood. Get up, we have no time to lose. Take up your arms, we shall carve our way through the enemy's ranks. Or if God wills, we shall die a martyr's death. And in our last slip, we shall kiss the road that will bring our army to Delhi. Golden words from Subhash Chandra Bose. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे लाइव सेशन और डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर यूट्यूब की स्टोरीज देखना ना भूले। यहाँ पे आपको मेरा लाइव जो सेशन होगा उसके टाइमिंग्स और उसका जो टॉपिक है इसके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया और इस बार जिन्होंने मेक एमसीक्यू चैलेंज कंप्लीट किया है उनके नाम हैं अक्षत जी, विनीता जी, पूजा भारद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी, वीरेंद्र मिर्धा जी। आज का जो टॉपिक होने वाला है इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, मेरी ये गारंटी है। आइए देख लेते हैं कि इस टॉपिक को आप पढ़ लेने के बाद आप ये क्वेश्चन जो है मेंस में जो पूछा गया यूपीएससी में वो आप सॉल्व कर सकेंगे, ये मेरी अगली गारंटी है। कोई यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इवैल्यूएट सुभाष चंद्र बोस contribution to India's freedom. You have to answer this question in 250 words or not more than 250 words. जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको पढ़ने से पहले हमारे जो हीरो है जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उनके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको आगे जब आप इंडियन नेशनल आर्मी पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा उसे पढ़ने में। ओके, सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज समथिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक नाम की जो जगह है वहां पे हुआ था, और कटक जो है वो उस टाइम पे बंगाल प्रांत, बंगाल प्रोविंस में हुआ करता था। आज ये जो कटक है ये किस स्टेट में है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके साथ साथ उन्होंने अपना एजुकेशन कलकत्ता में पूरा किया। उन्होंने डिग्री ली थी इन फिलोसॉफी, उन्होंने बीए किया था फिलोसॉफी में। उसके साथ साथ डिग्री होने के बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए और उसे क्रैक कर लिया, और उनका 4th पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। 4th रैंक पे उन्होंने आईसीएस के एग्जामिनेशन क्रैक कर ली, बट उन्होंने 1921 में सर्विस से रिजाइन कर लिया क्योंकि वो देश के फ्रीडम में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लड़ना करना चाहते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए जब उन्होंने 1921 को रिजाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था स्वराज्य नाम का, जिसमें वो अपने विचार लिखा करते थे। उनके पॉलिटिकल गुरु जो है ये सीआर दास जो है, चित्तरंजन दास ये थे, और आपने चित्तरंजन दास जी जो है उनका नाम ऑलरेडी स्वराज्य जब हम पढ़ रहे थे तब आप सुन चुके हो। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। ये 1923 की बात है, वो 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो सेक्रेटरी थे बंगाल स्टेट के कांग्रेस के, वो भी सुभाष चंद्र बोस रह चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कुछ यहाँ पे कम एज में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। और अगर आप देखोगे तो 1924 की बात है कि वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके चुने गए थे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इन 1930 वो मेयर करके चुने गए कलकत्ता के, तो कलकत्ता के मेयर भी बने 1930 में। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल करके एक बुक लिखी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इंडियन स्ट्रगल जो है इसमें 1942 तक की इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई थी, और उन्होंने एक टर्म भी लाई थी जिसको जय हिंद कहा जाता है। तो आगे आपको ये सब चीजें सुनने मिलने ही वाली है, और कुछ हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब उनके हम कुछ वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले वो कंप्लीट स्वराज्य जो है इसके फॉलोअर थे। ये चीज तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस जो थे ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज में अपना विश्वास रखते थे, और वो कहते थे सुभाष चंद्र बोस कि अगर मुझे इसके लिए कोई फोर्स की भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा। फोर्सफुली मैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेने में बिलीफ रखता हूँ अपना। बोस जो थे ही स्टूड फॉर एंड वाज इलेक्टेड फॉर पार्टीज प्रेसिडेंट इन 1939, है ना। 1939 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट करके वो चुनाव भी लड़े थे।
ये जो सेशन था ये त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी का जो सेशन है 1939 का, उसमें वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज़ अ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट करके चुन के भी आते हैं। और इन्होंने जिनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ा था उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, गांधी जी उनके सपोर्ट में थे, और गांधी जी के कैंडिडेट को बोस ने यहाँ पे हराया था। सो गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे उनके साथ इनकी कुछ आइडियोलॉजीज मिल नहीं रही थी बोस की और गांधी की, तो जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे वो लोग के बीच में और बोस के बीच में कुछ थोड़ा-सा डिस्प्यूट हो गया, कुछ डिफरेंसेस बढ़ गए, जिसके चलते बोस ने रिज़ाइन कर दिया इस सेशन से एज़ अ प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद आप देखोगे तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी बोस की, वो टिल्टेड थी टुवर्ड्स सोशलिज्म, बहुत ज़्यादा सोशलिज्म में बिलीव रखते थे, और लेफ्टिस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। सो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म और लेफ्टिस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म था। सो उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक ब्लॉक बनाया था जिसको कहा जाता है द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लैक ब्लॉक इन 1939। कांग्रेस के ही अंदर ये एक फैक्शन बनाया गया था जिसको लीड करते थे सुभाष चंद्र बोस। सो ऐसा कुछ करना अलाउ नहीं था। आप कांग्रेस के अंडर कोई ऐसी अलग से कुछ बना नहीं सकते थे। यहाँ पे अगर देखोगे तो उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, जिसके कारण उनको जो बंगाल स्टेट कांग्रेस के यहाँ पे सेक्रेटरी रहे, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो वो पोस्ट से भी उनको हटा दिया गया था, और 3 साल तक उनको कांग्रेस में कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, ये भी उनपे एक रिस्ट्रिक्शन उन पे डाल दिए गए थे। तो इस तरह से उनका एक चला लाइफ। अब यहाँ पे जब कांग्रेस से वो दूर होने लगते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है, आपको पता है 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। सितंबर 1939, तो हम पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। ये होने के बाद बोस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर नॉट कंसल्टिंग इंडियंस बिफोर ड्रैगिंग देम इनटू द वॉर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं कि बोस का इसको विरोध था कि इंडियंस को पूछे बिना, इवन सभी का विरोध था जितने भी लीडर्स थे, कि हमको पूछे बिना, इंडियंस को पूछे बिना ब्रिटेन ने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंडिया है वो ब्रिटेन के सपोर्ट में है। सो इस चीज के विरोध में उन्होंने यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और प्रोटेस्ट के चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया जब उन्होंने प्रोटेस्ट कैलकाटा में किया था। यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा था फॉर फॉर मेमोरियलाइजिंग द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो ब्लैक होल जो हुआ था कैलकाटा में, उसके लिए कुछ मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा था। आपको पता है ये सब चीजें ना, ब्लैक होल एंड ऑल। सो ये चीज का उन्होंने विरोध किया था कि ये सब आप नहीं कर सकते, और इसी चीज के चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको फिर यहाँ जेल में रखा गया कुछ दिन तक, और बाद में उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया इन डिसम्बर 1940। सो इन डिसम्बर 1940 ही वॉज प्लेस्ड अंडर द हाउस अरेस्ट, एंड आफ्टर अ हंगर स्ट्राइक, उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की थी प्रिजन में, जिसके कारण उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। हाउस अरेस्ट में रखने के बाद जनवरी 1941 की बात है कि ऐसी रिपोर्ट आई कि बोस जो है वो एस्केप हो चुके हैं, बोस भाग गए हैं। बोस कहाँ चले गए थे ये पता नहीं चल रहा था, बट ऑन 26 जनवरी 1941 ही रीच्ड पेशावर। बोस जो थे ये पेशावर पहुंच गए। वो अपना नाम बदल के जाते थे, जहां भी वो जाते थे अपना नाम बदल के जाते थे। तो जिस जगह के जाएंगे उस जगह का नाम रख के जाते थे, ताकि किसी को पता ना चले, किसी को कुछ डाउट ना हो कि ये कौन है। सो बोस यहाँ पे पेशावर में पहुंचते, और उन्होंने जो नाम लिया था वो जियाउद्दीन का लिया था, और इनको जिन्होंने हेल्प की थी उनका नाम था भगत राम। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ही वॉज रिपोर्टेड टू हैव बीन अप्रोच्ड रशिया, है ना। तो देखिए, यानी ब्रिटिश के खिलाफ वो जो प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज के लिए वो अलग अलग कंट्रीज में घूमते हैं। अगर आप देखोगे तो वो बाद में रशिया पहुंच गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि जो रशिया है ये अगर वर्ल्ड वॉर 2 में आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आता है, तो वो जरूर ब्रिटेन के खिलाफ आएगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली अगर देखा तो ब्रिटेन कैपिटलिस्ट है, बट कम्युनिज्म अगर आपको रशिया में दिखता है तो रशिया जरूर दूसरे साइड जाएगा। बट ऐसा हो गया कि, और उन्होंने रशिया से हेल्प मांगना शुरू किया, क्योंकि बोस को पता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो बोस का इतना ही एम था एक, कि जो एक्सिस पावर्स जहां पे आने वाले हैं, जहां एक्सिस आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका, वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखोगे तो अलाइड और एक्सिस ऐसे दो पावर होते हैं। सो जो अलाइड पावर थी, अलाइड के तरफ अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन था, और अगर एक्सिस के तरफ देखोगे तो जर्मनी था, जापान था, है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े थे। उसके साथ साथ इटली था। अब तक जो रशिया था वो आया नहीं था कहीं, तो समझ नहीं रहा था रशिया कहाँ जाएगा। लग तो रहा था कि वो एक्सिस में जाएगा, बट हाँ, सो इसी चीज के चलते बोस ये चाहते थे कि जो एक्सिस वाले हैं उनको मैं हेल्प ले सकता हूँ, और मैं धीरे धीरे इनको ब्रिटिश के खिलाफ और हमारे सपोर्ट में खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है आखिरकार। बट गड़बड़ ये हो गई कि जो रशिया था,
रशिया इन्होंने 1941 में इस वॉर में कूद पड़ा रशिया, और रशिया ने अलाइज को ज्वाइन कर लिया और बोस इससे डिसअपॉइंट हो गए। अब बोस के पास ऑप्शन नहीं था, बोस को कहीं और जाना था, अब उनको एक्सिस की कोई कंट्री ढूंढना था और उन्होंने जर्मनी को ढूंढा और वो जर्मनी में पहुंच गए। देन ही वेंट टू जर्मनी, बोस वेंट टू जर्मनी, बोस मेट हिटलर, हिटलर से भी मिले, और हिटलर से जब वो मिले तो ऑरलैंडो मोजार्टा इस नाम से जो बोस थे ये पहुंचते हैं जर्मनी में। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ आपको बोस दिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, और यहाँ पे हिटलर दिख रहे हैं। तो हिटलर से भी वो मिले थे और हिटलर से भी यही बातचीत की थी कि भाई साहब, अगर आपका दुश्मन ब्रिटेन है तो हमारा भी दुश्मन ब्रिटेन है, तो हम दोनों क्यों ना एक हो जाए और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई कर दे। सो विद द हेल्प ऑफ हिटलर, हिटलर के ही हेल्प से बोस जो थे उन्होंने एक फ्रीडम आर्मी बनाई थी, और फ्रीडम आर्मी को मुक्ति सेना भी कहा जाता है, जिससे वो एक आर्मी के थ्रू अटैक करके ही ब्रिटिश पे डायरेक्टली अपना जो फ्रीडम है उसे हासिल करना चाहते थे। सो इसमें कौन थे, तो देखिए अभी मैं आपको एक प्रिजनर ऑफ वॉर बता देता हूँ। इसमें युद्ध कैदी या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर कहे जाते हैं जब दो कंट्रीज में वॉर लड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज वन कंट्री दैट इज ब्रिटेन एंड दिस इज अनदर कंट्री विच इज जर्मनी, अगर इन दोनों के बीच में कोई वॉर चल रहा है तो जो भी हमारे जैसे इंडियंस जाते थे ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन के आर्मी में वॉर लड़ने, सो जब जर्मनी ब्रिटेन पे इन दोनों के बीच में जब वॉर होते थे, सो जितने जगह पे जर्मनी की आर्मी सक्सेसफुल रहती थी उतने जगह से जो इनके हमारे ब्रिटेन के सेना में जितने लोग होते थे आर्मी में, उन सबको यहाँ बंदी बनाया जाता था बाई जर्मनी। और वहां पे इंडियंस थे, तो काफी सारे इंडियंस जर्मनी में मिल गए जिनको बंदी बना लिया था जर्मनी ने, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे और ब्रिटेन के युद्ध कैदी थे। तो इन सबको ब्रिटेन हिटलर से या फिर जर्मनी से हासिल कर लिया बोस ने, और वहां पे एक फ्रीडम आर्मी बना ली, डायरेक्टली खुद की एक आर्मी बना दी विद द हेल्प ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। सो आपको प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इंडियन ओरिजिन की ये कौन होते हैं ये भी पता चल गया। सो जर्मनी और इटली से ये पूरे उन्होंने लाए थे और एक फ्रीडम आर्मी बनाई थी। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। आगे आप देखोगे तो ड्रेसडेन करके जगह है जर्मनी में, यहाँ पे उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, फ्रीडम आर्मी का उन्होंने ऑफिस बनाया था। अगर आप देखोगे तो वहां पे उन्हें नेताजी की भी एक टाइटल जो होता है वो मिला था, एक पदवी दी गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस नाम से जाने जाते हैं वो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, उन्होंने स्लोगन जो दिया था वो था जय हिंद का। सो जय हिंद का उन्होंने स्लोगन दिया था, वो था द फ्री इंडिया सेंटर से जर्मनी में। और अगर आप देखोगे तो ही बिगन रेगुलर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम बर्लिन रेडियो, बर्लिन रेडियो स्टेशन जो है बर्लिन, ये आप जानते हैं कि बर्लिन इज अ कैपिटल ऑफ जर्मनी, और बर्लिन में एक वॉल भी बनाई गई थी। ये सब चीजें तो ठीक है, बट बर्लिन में रेडियो स्टेशन थे, वहां से उन्होंने जनवरी 1942 में रेगुलर ब्रॉडकास्ट भी देते थे। अगर आप देखोगे तो कुछ उनके रेडियोज भी मिले हैं जो हमें रेडियो ट्रांसमिटिंग सेट जो है ये सीज किया गया था फ्रॉम आईएनए एजेंट्स के पास से। तो इस तरह से उनका एक रेडियो का सेट होता था वहाँ, वो यहाँ आके भी इस तरह से चलाते थे रेडियोज, बट वहां पे उन्होंने बर्लिन रेडियो से ही ब्रॉडकास्ट चलाया था डायरेक्टली 1942 में। और अर्ली 1943 में उन्होंने जर्मनी से वो निकल गए जब उनका यहाँ पे एक आर्मी बन चुकी थी। उसके बाद वो जर्मनी से जाते हैं एक सबमरीन में, और उसके बाद वो जापानीज सबमरीन में बैठते हैं और वहां से वो जापान पहुंचते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि यहाँ पे जापान नाम की एक और पावर है एक्सिस में, जिनको वो मिलेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ईस्ट में ये है ना। तो इंडिया के एकदम पास में है और जापान उनकी हेल्प कर सकता था यहाँ पे। तो ये एक उनको जब पता चलता है तो वो जापान में पहुंचते हैं, और उसके बाद वो सिंगापुर में पहुंचते हैं इन जुलाई 1943। सो ये होने के बाद he take over the command of Indian independence movement from रास बिहारी बोस, जो आईएनए का सेकंड फेज कहलाता है। तो अभी हम इंडियन नेशनल आर्मी तो पढ़ने वाले, आईएनए जो है उसकी शुरुआत रास बिहारी बोस ने की थी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस सेकंड फेज में आते हैं। और वहां से देखिए तब फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा आईएनए, बट सेकंड इसमें जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा उसको आगे बढ़ाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। तो ये सब चीजें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो ये सब चीजें चली, और अगर आप देखोगे तो 1945 की बात है, 18 अगस्त 1945 की बात है। सो यहाँ पे मैं देखिए आपको डेट लिख के देता हूँ, 18 अगस्त 1945। ये वो दिन है जब सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था, ऐसा न्यूज आता है ताइवान में, और ताइवान में उनके 3rd डिग्री बर्न्स के कारण उनकी डेथ हो गई ऐसा माना जाता है। बट इंडियंस जो है, काफी सारे जो इंडियंस है वो इसे रिफ्यूज करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की इसमें डेथ नहीं हुई थी। इस चीज के लिए इंक्वायरी कमीशन भी काफी सारे बिठाए गए कि आखिर क्या राज है इनके डेथ का, वो अब तक पता नहीं चल चुका है पूरी तरह। तो एक फिगेस रिपोर्ट आई थी एंड द शाहनवाज कमेटी भी बिठाई गई थी। उन्होंने ये कहा कि जो बोस है उनकी प्लेन क्रैश में ही डेथ
डेथ हुई थी ताइवान में, बट एक खोसला कमीशन आई थी, खोसला कमीशन 1970 में। खोसला कमीशन जो है, सॉरी, खोसला कमीशन जो है उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी डेथ इसी तरह हुई थी, बट एक मुखर्जी कमीशन 2005 में बिठाई गई। मुखर्जी कमीशन ने ये कहा था कि बोस की जो डेथ है वो अब तक प्रूव नहीं हुई है किस तरह से हुई, और ये प्रूव करने के लिए कोई हमको प्लेन क्रैश और ये सब चीजें नहीं मिल रही है। सो ये डेथ आज भी एक रहस्य बन चुका है। सो सुभाष चंद्र बोस की डेथ कब हुई, किस तरह हुई, ये हम बता नहीं सकते, बट जो भी आपका हमारा इतिहास है वो कहता है कि 1945 में, 18 अगस्त 1945 में ताइवान में इनकी डेथ हुई थी इन प्लेन क्रैश। सो ये सब इनके बारे में माना जाता है। तो ऐसे हमारे एक बहुत अच्छे एक हीरो रहे हैं, काफी बार इनको द फॉरगेटेबल हीरो भी कहा जाता है। सो ये ठीक है जो भी चीजें हैं, बट ये बहुत ही इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस का। तो ये सब उनकी लाइफ थी जो हमने यहाँ पे स्टडी की। सो अभी हम आगे जो देखने वाले हैं वो आईएनए को अभी हम स्टडी करने वाले हैं। आपको सुभाष चंद्र बोस की मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। हिटलर के साथ वाली तस्वीर तो आप देख चुके हो ये। उसके अलावा आप देखोगे तो ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है ना, ये बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पूरी आर्मी जो है, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर है जिनको उन्होंने यहाँ रिक्रूट किया है पूरा आर्मी में, और ये आर्मी खड़ी कर दी उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। इस तरह से यहाँ पे काम किए जा रहे थे। सो आगे अभी हम जो जाने वाले हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा टॉपिक इंडियन नेशनल आर्मी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं आजाद हिंद फौज। तो अब हम पढ़ चुके हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, अब हम पढ़ने वाले हैं आजाद हिंद फौज को। आजाद हिंद फौज जो है इसको हमेशा दो फेजेस में स्टडी किया जाता है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। तो ये सब अभी हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में ये बता दूं कि आजाद हिंद फौज, ये फर्स्ट फेज से हम अभी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो रास बिहारी बोस जो थे इनका नाम आता है यहाँ पे। सो द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन आर्मी है ना, सो आर्मी जो बनाना है विद द हेल्प ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, पीओडब्ल्यू, जिनको युद्ध कैदी कहा जाता है, ये आइडिया मोहन सिंह की थी। मोहन सिंह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे जिन्होंने जापानीज से हेल्प ली थी कि वो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। जापानीज जो थे उन्होंने काफी सारे प्रिजनर ऑफ वॉर मोहन सिंह को दिए थे, जिसके चलते उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी मोहन सिंह ने। सो इसी के साथ जो फर्स्ट फेज है ये शुरू होता है। तो अभी मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा उसमें मैं ज्यादा बोलने वाला हूं, और आपको लिखने का यहाँ पे काम थोड़ा सा कम होगा क्योंकि मैंने यहाँ शॉर्ट में अभी आगे सब चीजें लिखी है। तो आइए हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो, उसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं आईएनए, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। आजाद हिंद फौज जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये आजाद हिंद फौज का लोगो है। यहाँ पे आपको एक टाइगर दिखता है, आजाद हिंद लिखा हुआ है। सो ये उनका लोगो हुआ करता था। और ये जो फर्स्ट फेज है इसमें लीडर्स कौन थे, तो रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह। सो ये सब लोग यहाँ पे थे। तो मोहन सिंह जो थे ये इंडियन नेशनल आर्मी के एक कैप्टन थे, उसके साथ साथ ये ब्रिटिश आर्मी में पहले काम किया करते थे और ब्रिटिश आर्मी छोड़ के ये आए थे इंडियन नेशनल आर्मी बनाने, देश के लिए कुछ करने। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम रास बिहारी बोस, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, तो रास बिहारी बोस ने ये बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा, एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा जो उन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का सोचा। सो इन सब चीज के लिए हमको एक टोक्यो कॉन्फ्रेंस पढ़ना पड़ता है। टोक्यो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये 28 से 30 मार्च 1942 के बीच में हुआ था। और अगर ये देखोगे तो रास बिहारी बोस इन्होंने जापान जो थे, जापान के हेल्प से टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस लिया था, एक मीटिंग ली थी, और टोक्यो में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी इन टोक्यो। तो टोक्यो कॉन्फ्रेंस का ये बहुत बड़ा एक महत्व है कि यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टेब्लिश की। उसके बाद हम देखेंगे कि एक बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1942 में। तो बैंकॉक में जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1942 में, यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि आईएनए बनाया जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी बनाया जाएगा। और फाइनली अगर आप देखोगे तो अंडर कैप्टन मोहन सिंह बैंकॉक में आईएनए का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इंडियन नेशनल आर्मी का, और अब आ चुका था इंडियन नेशनल आर्मी। सो इंडियन नेशनल आर्मी फाइनली बन चुका था, जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो हमें जापान से मिले थे। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जापान के साथ कुछ डिस्प्यूट होने लगा। जो मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह, उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया जापान के साथ। अगर डिस्प्यूट आप देखोगे तो डिस्प्यूट ऐसा था कि जो जापान आर्मी थी, है ना, जापान आर्मी के साथ इनका कुछ मतभेद हो गया था। जापान आर्मी चाहती थी कि जो आईएनए है उनको एज अ पार्ट ऑफ जापान आर्मी यूज करे और जापान के ही सपोर्ट के लिए वो यूज होगा, जापान के ही एडवांटेज के लिए उसको यूज किया जाएगा, जो कैप्टन मोहन सिंह नहीं चाहते थे। तो जब ये नहीं चाहते थे तो इनके बीच में मतभेद हो गया और कैप्टन मोहन सिंह को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो कैप्टन मोहन सिंह थे, ये जब अरेस्ट हो जाते उसके बाद
आईएनए जो था इसका कामकाज रुक गया, इसको रास बिहारी बोस आगे नहीं बढ़ा पाए। सो ये सब होने के बाद फर्स्ट फेज जो था वो इस तरह से चला। तो फर्स्ट फेज में यही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो था इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होने वाला था और जो सेकंड फेज था वो आता है, शुरू होता है जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं, इसमें एंटर कर जाते हैं। सेकंड फेज जो है ये 4 जुलाई 1942 यहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ पे ईयर 43 है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक आप मेरा जो हुआ था उसको आप सुधार लेंगे। तो 4 जुलाई 1943 को एक सेकंड फेज शुरू होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये सिंगापुर पहुंच जाते हैं और सिंगापुर में आप अगर देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस को लगभग 12,000 सोल्जर्स यहाँ पे मिलते हैं। सो उसके बाद उनको और 8 से 10,000 लोग मिल जाते हैं। सो इन सबको वो जमा लेते हैं और इन सबको वो रिक्रूट कर देते हैं इंडियन नेशनल आर्मी में, और फिर से इंडियन नेशनल आर्मी का कामकाज शुरू किया जाता है अंडर सुभाष चंद्र बोस। सो सुभाष चंद्र बोस के अंडर यहाँ पे कामकाज शुरू किया जाएगा सेकंड फेज में, और अब हम जाने वाले सेकंड फेज में। उसके पहले मैं आपको मोहन सिंह का यहाँ पे नाम आया था, कैप्टन मोहन सिंह, तो उनकी एक तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये फुजीवारा जो है, मेजर फुजीवारा, इनसे मिल रहे हैं। सो ये यहाँ पे यही इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का ही यहाँ पे एक प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जिनकी तस्वीर दिख रही है कैप्टन मोहन सिंह, 1942 की ये तस्वीर है। उसके बाद गांधी जी के साथ जो बोस थे उनकी एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, 1930 में जब बोस काम करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो गांधी जी के साथ आपको वो कुछ डिस्कस करते हुए दिखते हैं। ये 1930 की एक तस्वीर है उनकी। उसके बाद मैं आपको एक और आपको यहाँ पे चीज़ बता दूं कि इंडियन नेशनल आर्मी में आते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इंडियन नेशनल आर्मी में काफ़ी सारे सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, और यहाँ पे युद्ध कैदियों को मिलके बनाया जाता है फिर से इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज में फिर से कामकाज शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो आइए हम अभी सेकेंड फेज में काफ़ी सारी चीज़ें जान लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के। इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसमें आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इनके जो कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अभी। और फैक्ट्स ऐसे है कि तिरंगी ध्वज जो है ये लोगो है आजाद हिंद का। यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है जिसमें एक आपको टाइगर दिख रहा है। सो एक टाइगर है इसमें, और ये बनता है इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज का लोगो। उसके बाद जय हिंद इनका ये होता है, जब एक दूसरे से आप मिलते हो तो ग्रीट करते हो तब ये बोला जाता था जय हिंद, तो जय हिंद कहा जाता है। आपको आज भी पता है, तो आप आर्मी वाले आज भी जय हिंद कहते हैं ना, जय हिंद सर ऐसा कहा जाता है। तो ये आया है इंडियन नेशनल आर्मी से ही, सुभाष चंद्र बोस जी से। उसके साथ साथ चलो दिल्ली ये इनका स्लोगन था, चलो दिल्ली एक घोष वाक्य था, इनका एक स्लोगन था। उसके साथ साथ इत्तेहाद, इत्माद और कुर्बानी ये इनका मोटो था। अगर आप देखोगे तो ये जो मोटो था इसमें इसका मीनिंग होता है इत्तेहाद यानी एकता, एकता को जिसको हम कहते हैं यूनिटी। दूसरा है इत्माद, इत्माद यानी विश्वास, और तीसरा है कुर्बानी, कुर्बानी यानी त्याग करना। तो इस तरह से ये तीन चीजें यहाँ पे आती है। ये आपका मोटो होगा अगर आप इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज में आते हो। तो आपको यूनिटी के लिए करना होगा, आपको विश्वास दिखाना होगा, और उसके साथ साथ आपको त्याग करना होगा। जो भी चीज का त्याग करना चाहो वो चीज का करना चाहो नहीं, जो करना पड़ेगा वो। उसके साथ साथ कदम कदम बढ़ाए जा, ये एक मार्चिंग सॉन्ग होता है, इसको कंपोज किया था राम सिंह ठाकुर ने। आज भी जब मार्चिंग चलती है, समर गीत कहा जाता है, जो मार्चिंग होती है वो इसी धुन पे होती है, कदम कदम बढ़ाए जा। सो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको अभी सुनने मिल रहा है जो वही है कदम कदम बढ़ाए जा। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा के रखा है ताकि आपको ये चीज़ें याद आ जाए और अच्छे से आप सुन के इसको इमेजिन भी कर सको। सो ये भी आपने सुन लिया। उसके साथ साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी का कॉल था। तो नेताजी यहाँ पे कहते थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो वो आपसे कुछ मांग रहे थे और आपको कुछ देना चाहते थे, तो उस चीज़ के लिए आपका बलिदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो, ये उनका कहना था। सो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस थे, उनके ये फैक्ट्स है। एक और फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इनका नाम है लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। इनको कहीं कहीं पे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ये भी नाम लिखा जाता है। सो शादी के पहले और बाद के कुछ नाम होंगे। सो सहगल या फिर जो स्वामीनाथन है, लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल, ये इंडियन नेशनल आर्मी के जो कैप्टन है, ये एक लेडी कैप्टन हुआ करते थे। और ये इनके चलते यहाँ पे एक फीमेल भी
एक रेजिमेंट बनाया गया था जिनको झांसी की रानी रेजिमेंट कहा जाता है। तो झांसी की रानी रेजिमेंट जो है, यहाँ पे आपको लक्ष्मी सहगल जो है, यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस के साथ दिख रही है। यानी आर्मी में वो जो फीमेल थे उनको भी यहाँ रिक्रूट किया जाता था। ये बहुत ही पॉजिटिव एक चीज़ थी। सो ये सब यहाँ पे बनाया गया था। झांसी की रानी रेजिमेंट बनाया गया था उस टाइम पे अंडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो ये सब और भी आपको फैक्ट अभी पता चल चुके हैं। उसके बाद मैं लक्ष्मी सहगल जो है उनके बारे में आपको ये भी बता दूँ कि जो लक्ष्मी सहगल थी, जो जिनकी आपको यहाँ तस्वीर देखने मिल रही है या फिर यहाँ देखने मिल रही है, ये बाद में धीरे-धीरे मिनिस्टर ऑफ वुमेन अफेयर भी बनी थी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जब स बनाई गई थी, तब तब यहाँ गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक अर्ज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद, ये एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बनाई गई थी फ्री इंडिया के लिए। यानी देखिए, कांग्रेस एक तरफ से वहाँ पे इंडिया में डिमांड कर रहा था आईएनसी जिस टाइम पे, ये एक साथ चली हुई चीज़ है। जब आईएनसी का वहाँ पे क्विट इंडिया और ये सब चल रहा था, उसी टाइम के बाद यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का कामकाज शुरू हो चुका था। तो आईएनसी जो है, जैसे यहाँ पे एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट की यहाँ पे डिमांड कर रहा था कि एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बना के दी जाए, उसी तरह आईएनए ने इंडियन नेशनल आर्मी में एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बना ली थी अपनी, और 21 अक्टूबर 1943 को ये बनाई गई थी सिंगापुर में। और सिंगापुर में, यानी देखिए, अर्ज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट थी, तो बाकी जो कुछ देश थे, यानी अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिश के अपोनेंट देश थे, वो ब्रिटिश को एक गवर्नमेंट नहीं मानेंगे इंडिया का। इंडिया का गवर्नमेंट ये माना जाएगा अर्ज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद को, जो एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट होगी। और 13 नेशंस जो है इंक्लूडिंग जापान, इटली, जर्मनी, इन्होंने इसे रिकॉग्नाइज़ भी किया था कि इंडिया की गवर्नमेंट कौन-सी है, तो अर्ज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद यही एक गवर्नमेंट है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ही है जिसके डिसीजन हमारे लिए फाइनल हो गए, ये भी यहाँ पे माना गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंपेन्स चलाए गए थे आईएनए के, इंडियन नेशनल आर्मी के, और 6 अगस्त 1944 को अगर मैं आपको बता दूँ तो हेडक्वार्टर जो था, ये सिंगापुर से बर्मा में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि बर्मा जो है ये आज जो म्यांमार नाम से जाना जाता है, ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि आपको पता है। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाएगा अगर आपको ब्रिटिश पे अटैक करना है तो। और 3 फरवरी 1944 को जापान आर्मी ने आईएनए के साथ रंगून से निकल पड़े। सो रंगून से, यानी म्यांमार से जब ये निकलते हैं, सो ये पहुंचते हैं कोहिमा में। कोहिमा में 1944 मई 1944 को यहाँ पे अटैक किया गया, और वो अटैक सक्सेसफुल था अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट ये किया गया। उसके बाद इम्फाल में 1944 जून को ये अटैक किया गया, बट ये अनसक्सेसफुल रहा। इसमें जापान को सक्सेस नहीं मिल पाया, जिसके कारण आईएनए जो था ये इनको भी एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अगर देखोगे तो एक और घटना है, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। और अगर आप देखोगे तो यूरोप में तो एक तरह से वॉर रुक ही गया था, बट ये वॉर चल रहा था जापान में, यानी अगर एशिया में ये वॉर कंटिन्यूअसली चल रहा था। हिटलर ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद धीरे-धीरे जर्मनी यहाँ पे सरेंडर हो चुका था, तो जर्मनी की तरफ से वॉर खत्म हो चुका था। 1945 में जो रंगून है, उस पे अटैक कर लेता है ब्रिटिश, और ब्रिटिश ये रंगून जो है, म्यांमार जो एक टाइम पे ब्रिटिश के ही पास हुआ करता था, इस पे जापान ने अटैक किया म्यांमार पे, और जापान ने इस बर्मा या फिर म्यांमार या फिर रंगून को जीत लिया। रंगून एक जगह है वहाँ पे। सो ये जीतने के बाद अगर आप देखोगे तो 1945 में ब्रिटिश ने इसको वापस ले लिया। उन्होंने फिर से अटैक कर लिया और उन्होंने फिर से कैप्चर कर लिया रंगून को फ्रॉम जापानीज़। उसके बाद 16 मई 1945 की बात है कि आईएनए के जो ऑफिसर्स थे बर्मा में, आप देखोगे तो बर्मा में हेडक्वार्टर हुआ करता था। सो बर्मा में जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे यहाँ सरेंडर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हार गए थे एक तरह से अगर आप देखोगे तो जापानीज़, और यहाँ पे आईएनए को कुछ सपोर्ट नहीं था। आईएनए को मेनली सपोर्ट जापान का था। सो उसके बाद अगर आप देखोगे तो 6 और 9 अगस्त की घटना है, जब हिरोशिमा और नागासाकी नाम की 2 जगह है जापान में, वहाँ पे बॉम्ब डाल दिए गए बाय यूएसए। यूएसए ने जब ये बॉम्ब डाले 6 और 9 अगस्त को, तो जापान ने भी धीरे-धीरे सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद धीरे-धीरे अगर आप देखोगे तो आईएनए का एक सपोर्ट जो था जापान, ये भी खत्म हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी डेथ हुई थी एक प्लेन क्रैश में, एक प्लेन दुर्घटना में। ये सब चीज़ें बनती हैं आपके फैक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी। सो इंडियन नेशनल आर्मी से ये थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता चल चुके हैं आईएनए के, जो जो रिलेटेड थे, और आपने सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके बारे में भी जान लिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जब सरेंडर किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी में एट माउंट पोपा। माउंट पोपा जो है, ये सरेंडर किया गया था 1945 में। और ये जो माउंट पोपा है, ये
म्यांमार में है, बर्मा में है। तो बर्मा में यहाँ पे आप जानते हो कि वहाँ पे सरेंडर किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईएनए का एक मेमोरियल बनाया गया था सिंगापुर में। तो उसके बाद जब ब्रिटिश का आर्मी ने इसको फिर से कैप्चर कर लिया था, सो सितंबर 1945 में आप देख रहे हैं कि ये मेमोरियल को तोड़ा जा रहा है। ये मेमोरियल को डिमोलिश किया गया था बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी। सो ये किया गया, बट अगर आप देखोगे तो एक प्लेक जो है यहाँ पे इरेक्ट किया गया था नेशनल हेरिटेज बोर्ड की तरफ से। एस्प्लैंड करके पार्क है वहाँ पे, और ये आईएनए मॉन्यूमेंट साइट है सिंगापुर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी मॉन्यूमेंट लिखा गया है। तो ये सिंगापुर में है। तो बहुत ही बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्राउड की फीलिंग है हमारे लिए कि आईएनए का बहुत बड़ा एक रोल रहा, एक बहुत बड़ा योगदान रहा सिंगापुर में। तो सिंगापुर में उनके चलते एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया। तो बहुत पॉजिटिव बात आपने एक और यहाँ पे पढ़ी। सो ये सब होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज ऑल अबाउट आईएनए और सुभाष चंद्र बोस। अगले आने वाले लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आईएनए के ट्रायल्स। सो आईएनए के खिलाफ यहाँ पे जब आईएनए खत्म हुआ तो आईएनए के ऊपर कुछ ट्रायल्स चलाए गए, कुछ केसेस चलाई गई, और उसी को हम स्टडी करने वाले हैं। वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट एक साथ पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आपको वो अलग से पढ़ाने वाला हूँ, अलग से आपको वो बताने वाला हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन जो थी, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मेंस का एक क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनका कंट्रीब्यूशन हमने देखा, बहुत जबरदस्त एक लीडर करके आपको दिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सो दिस इज ऑल अबाउट आईएनए एंड सुभाष चंद्र बोस। तो आइए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के जो हमारे टॉपिक है उसके एमसीक्यू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमें अक्षत जी, विनीता जी, पूजा जी, स्नेहल जी और वीरेंद्र जी ने भेजे हैं। सो मैं आपको उसके पहले ये बता दूं कि ये जो मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज है, ये है क्या। सो ये मेक एमसीक्यू चैलेंज ऐसा है कि मैंने आपको ये कहा है कि आप एमसीक्यू बनाइए खुद से, और वो एमसीक्यू को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और ये एमसीक्यूज को मैं आप उस पे अपना नाम लिखिए, और अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग सब मिलके उस आपने भेजे हुए एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके नाम को आपके एमसीक्यू के साथ पब्लिश किया जाएगा, और ये आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी एक हेल्प होगी बाकी सब लोगों के लिए जो एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यू बनाते हो तो आप सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें मैं फास्ट पढ़ने वाला हूँ। आप क्या कीजिएगा कि आपको अगर उतना फास्ट अगर समझने में तकलीफ गई तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो आपको ये सॉल्व तो करना ही है। ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, जो हमारे ये टॉपिक रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर रहा है, उस पर से ये क्वेश्चन रहेंगे। जिन्होंने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा, यहाँ पे लिंक दी है, उसे देख ले ताकि आप ये पूरे सॉल्व कर सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो विनीता जी ने हमें भेजा है वो देखते हैं क्या है। गांधी जीना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द सीआर फॉर्मूला प्रिपेयर्ड बाय राजगोपालाचारी, वीपी मेमन, अबुल कलाम आजाद या लॉर्ड वेवेल। ये आपको आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता। अगला एक और क्वेश्चन हमें विनीता जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि देसाई लियाकत पैक्ट जो है प्रपोज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इक्वल नंबर ऑफ पीपल वर नॉमिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेशन, 20% seats reserved for minorities, only A and B, only B and C, only C and A, all of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला वाज फॉर कांग्रेस लीग कोऑपरेशन, इंडिया पाकिस्तान यूनिटी, बोथ या नन। बहुत खूब विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने क्वेश्चंस भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अक्षत चौधरी जी ने भेजा है। अक्षत जी ने पूछा है कि व्हेन वाज सी राजगोपालाचारी रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, 1944, 1943, 1942, नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अक्षत चौधरी जी। अक्षत जी ने भेजा है assertion Jinnah demanded that Muslim alone were to be entitled to vote for partition and the whole population of the disputed area. Reason: Gandhiji refused to accept this as it was based on two nation theory. Both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both A and R are false. A is true, R is false। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अच्छे क्वेश्चंस, आप सबने मुझे क्वेश्चंस भेजे। उसके बाद का क्वेश्चन हमें स्नेहल जी ने भेजा है, स्नेहल पिपरेवार जी ने। स्नेहल जी ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी राजगोपालाचारी लेड अ मार्च फ्रॉम कैलिकट टू पोयन्नूर in defiance of salt laws. Gandhi led Dharasana salt works satyagraha. Options 1 only, 2 only,
बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा है, देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में बताना है। प्रपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इक्वल नंबर ऑफ पीपल वर नॉमिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, 20% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड ए, ऑल ऑफ द अबाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। अगला एक और क्वेश्चन स्नेहल जी का, गांधी जिना टॉक्स ऑफ 1944 फेल्ड ड्यू टू अपोजिशन ऑफ खाकसर्स, रेड शर्ट्स, द अहरार, टू नेशन थियरी। बहुत खूब स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सब ने मुझे भेजे हैं। तो स्नेहल जी, उनके साथ साथ अक्षत जी और बिनीता जी, आपने सब ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं अभी क्या है जो पूजा जी ने हमें भेजे। सो पूजा जी ने क्वेश्चन भेजा है, assertion INC member C Rajgopalachari formed CR formula. Reason, INC was against the partition of India. A, both A and R are true. R is correct explanation of A. B, both A and R are true, but R is wrong explanation of A. C, both are false. D, none of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। अगला क्वेश्चन जो पूजा जी ने भेजा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू जिन्हाज ऑब्जेक्शन। ही वांटेड द आईएनसी टू एक्सेप्ट द टू नेशन थियरी, ही वाज इन फेयर ऑफ कॉमन सेंटर, जिन्हा वांटेड सेपरेट डोमिनियन बी क्रिएटेड बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। ए बी एंड सी, ए सी एंड डी, ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत खूब पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें भेजे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमें भेजा है वो भेजा है वीरेंद्र मिर्धा जी। वीरेंद्र जी ने पूछा है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इट इम्प्लिसिटली agreed to creation of a separate state of Pakistan, Muslim League to cooperate with Congress in forming a provisional government at center, Muslim League agreed to the formula on the question of plebiscite in the Muslim dominated areas, the formula was widely supported by Sikh group एंड हिंदू महासभा। इसमें से एक भी करेक्ट हो सकता है या मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको ए बी सी, ए बी डी, ऐसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन से हो सकते हैं, या पूरे भी हो सकते हैं, पूरे रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन वीरेंद्र जी आपने भेजा है। अगला एक और क्वेश्चन वीरेंद्र जी ने हमें भेजा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वीरेंद्र जी ने पूछा है, चूज करेक्ट अबाउट देसाई लियाकत पैक्ट। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट इन द सेंटर विच वाज टू हैव द इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स nominated by Congress and Muslim League. It consists of 20% reserve seat for minorities, scheduled caste and Sikh. देसाई प्रेजेंटेड द प्लान टू गांधी एंड सिक्योर हिज कंसेंट। सो बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें से भी ए बी सी, ए बी या बी सी या ए सी, कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑल रॉन्ग भी हो सकते हैं, ऑल राइट भी हो सकते हैं। तो आपको यही लिखना है कि कौन से इसमें से करेक्ट है। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सबने मुझे भेजे। वीरेंद्र जी, आपने भी बहुत अच्छे भेजे, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षत जी, बिनीता जी, पूजा जी, स्नेहल जी और वीरेंद्र जी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक रहा और अभी हमने पिछले टॉपिक के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। सो मैं आपसे फिर से ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें। आपके जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक भी दिखने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे मज़ा आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेजेस जो है उनको लाइक कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग धीरे धीरे मेरे जितने भी अपडेट्स आते हैं उनके बारे में आप पता कर सकेंगे हर बार, धीरे धीरे नहीं हर बार। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा आईडी है। और shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, बहुत पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करें, डाइट अच्छा ले, अपना शेड्यूल अच्छा रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा जो होगा इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स पे। सो रॉयल इंडियन नेवी के बारे में भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। सो उसे याद से अटेंड करें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।